भरा नहीं जो भाव से बहती उसमें रसधार नहीं। इंसान नहीं वह पत्थर है जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका ग्रो विथ विकास में स्वागत करता हूं। और आज इससे पहले हम केमिस्ट्री के 2 लेक्चर देख चुके थे और इससे पहले हमने पदार्थ पढ़ा था। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे परमाणु एवं उसकी संरचना, एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। आइए परमाणु के बारे में देखते हैं क्या होता है परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में एटम्स कहा जाता है। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और जो उन रिएक्शंस में भाग लेता है उसी को परमाणु कहते हैं। परमाणु बहुत ही छोटा होता है जिसे आप आँखों से देख नहीं सकते या किसी साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अब इसके बारे में अगर हम इंडिया में देखा जाए तो इस परमाणु या जो सूक्ष्मतम कण है इसके बारे में सबसे पहले एक साधु महात्मा कह सकते हैं या फिर उन्हें वैज्ञानिक भी कह सकते हैं जिनका नाम था कणाद। इन्होंने ही परमाणुवाद दिया था, परमाणु के बारे में बताया था और ये बताया था कि जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं या जितने भी पदार्थ होते हैं, एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हुए। बाद में आधुनिक जब केमिस्ट्री का विकास होता है तो उस टाइम पे एक महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जी 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और इसके परमाणु और ये बताते हैं कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये जॉन डाल्टन का कहना है। लेकिन बाद में आगे चल के बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं जो ये बताते हैं कि परमाणु जो होता है आपका बहुत सारे नहीं 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये इनकी संरचना कैसे होती है, कैसे ये बसे होते हैं, तो आपको पता होगा कि ये कोई भी एटम है उसके अंदर एक नाभिक होता है, इसे नाभिक कहा जाता है। और इसी के अंदर कई सारी कक्षाएं होती हैं। इसी नाभिक के अंदर एक आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एट रैंडम घूमते रहते हैं। तो 3 इसके मूल कण होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है आपका प्रोटॉन और तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। ये 3 कण इसमें होते हैं जो इसके फंडामेंटल कण कहे जाते हैं। अब इसकी अगर हम साइज के बारे में बात कर लिया जाए, जॉन डाल्टन साहब ने इसके साइज के बारे में भी बताया आपको। तो अगर इसके साइज के बारे में बात करें कि साइज क्या होती है इसकी, तो साइज ऑफ एटम जो होता है, साइज ऑफ एटम यानी कि परमाणु का साइज, ये जो होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर इसको आप चाहें तो एंगस्ट्राम में भी लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्राम कह सकते हैं 10⁻10 को। और ये जो आप देख रहे हैं 10⁻10 मीटर, ये इसके रेडियस को दिखाता है, त्रिज्या को दिखाता है। अगर हम न्यूक्लियस की साइज की बात करें जो ठीक इसके बीच में पाया जाता है, न्यूक्लियस का साइज जो होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो आप कह सकते हैं इसका जो साइज होता है 10⁻⁻15 यानी कि परमाणु के साइज से बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस। ठीक, चलिए। और इसके बारे में ये इतना छोटा होता है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से इसे नहीं देखा जा सकता है। इसे किससे देखा जा सकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। इसको देखा जाता है, एक होता है एसटीएम नाम का। एटम को देखने के लिए एसटीएम का प्रयोग किया जाता है, एसटीएम से देखा जाता है।
आप कहेंगे कि STM क्या है, तो STM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्कैनिंग, T फॉर टनलिंग एंड M फॉर माइक्रोस्कोप। ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद कई बार आपसे हाइड्रोजन का भी साइज पूछा हुआ है, तो उसको भी जान लीजिए। साइज ऑफ, सबसे छोटा आपका एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, तो साइज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में साइज बताई गई है, जो वो साइज है आपकी 0.037 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, या फिर आप इसे कह सकते हैं 0.037 नैनोमीटर। ये भी आपका रेडियस ही होता है इसका। ठीक, तो ये चीज़ें परमाणु के बारे में हो गई, इसकी मूलभूत चीज़ों के बारे में हुई। और ये चीज़ें जो आपको लिखवाई गई हैं, ये एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है, चाहे आपका रेलवे हो चाहे SSC हो। तो इस बेसिक पॉइंट्स पे, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम इन्हीं तीनों कणों के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक, इसका पहला अवयव आपको अभी अभी बताया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो होता है -1 E0 या शून्य। इसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशंस में। आइए इसके बारे में, इस पे अगर आवेश की बात की जाए, आवेश कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि यह एक ऋण आवेश होता है। इस पे ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो आप खोज के बारे में बोल सकते हैं, खोज J.J. थॉमसन ने किया था। J.J. थॉमसन, ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। लेकिन इनके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, कि ये खोज जो है 1897 में इन्होंने की थी। लेकिन इस खोज के लिए, एक बड़ी खोज थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इस खोज के लिए इन्हें उस टाइम पे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। लेकिन आगे चलकर इन्हें फिजिक्स में 1906 में, फिजिक्स में इन्होंने खोज किया था। 1906 में J.J. थॉमसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये भी कभी पूछ सकता है आपसे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इनको किस लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नहीं दिया गया था। और इन्होंने ये बोला कि J.J. थॉमसन ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई तरबूज है, तरबूज में जैसे बीज पाए जाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने तरबूज का एग्जाम्पल दिया था। ये भी पूछ सकता है कि तरबूज का एग्जाम्पल लेके किसने इलेक्ट्रॉनों को व्याख्या की थी। ठीक, और इसके अगर हम द्रव्यमान की बात करें कि द्रव्यमान कितना होता है, कई बार इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है, इसको भी पूछता है। तो द्रव्यमान होता है इसका +9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक, और आवेश जो होती है आपकी, चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये चीज़ें आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। देखिए इसमें कि इस पे कौन सा आवेश होता है, तो आप आंसर देंगे ऋणावेश होता है। खोज किसने की थी, J.J. थॉमसन ने कब किया था, 1897 में। और नोबेल प्राइज़ इनको किसके लिए मिला, फिजिक्स के लिए मिला था, केमिस्ट्री के लिए नहीं मिला था। ये दोनों वैज्ञानिक थे, फिजिक्स में भी माहिर थे और केमिस्ट्री में भी माहिर थे, 1906 में। और इन्होंने तरबूजे का एग्जाम्पल दिया था। द्रव्यमान
कितना होता है आपका +9.1 इंटू 10⁻³ kg, और आवेश जो होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अब इसके आवेश के बारे में भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि आवेश को कैसे फाइंड किया गया था। तो एक प्रयोग था जिस प्रयोग का नाम था मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कौन से प्रयोग से इस चार्ज को जाना गया था। इसको खोजा था 1909 में। दो वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट मिलिकन और हार्वे फ्लेचर ने। इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम को भी ध्यान में रखिए, रॉबर्ट मिलिकन और दूसरे वैज्ञानिक थे आपके हार्वे फ्लेचर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसके आवेश की गणना की थी, जो काफ़ी टफ काम था। इस आवेश के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अगर जानना चाहें तो आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी है कि ये किस प्रयोग से जाना गया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, पीसीएस में ये पूछा हुआ है 2 बार। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक चीज़ और देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो पूछता है, कई बार इसके प्रतिकण के बारे में पूछता है। इसका प्रतिकण क्या होता है? प्रतिकण यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, एंटी। एंटी क्या होता है, उसका नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो होता है उसे प्रति इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन बोला जाता है। 2 नाम में से जाना जाता है, प्रति इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E+ से। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछता है, इसको भी ध्यान में रखें। ठीक, द्रव्यमान को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो प्रतिकण की होती हैं जस्ट अपोजिट होती हैं इलेक्ट्रॉन के। अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछे कि नाभिक की खोज किसने की थी, जो परमाणु के भीतर होता है, जहाँ पे सारा द्रव्यमान स्थित होता है। अगर पूछे कि द्रव्यमान कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि परमाणु के नाभिक में ही सारा द्रव्यमान समाहित रहता है, और इस नाभिक की जो खोज है वो किया था रदरफोर्ड ने। ठीक, इसमें आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। आइए अब दूसरे पार्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में देखते हैं कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1p1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका सिंबल होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखें, ये बार बार पूछता है। 1p1, एक 1 नीचे लिखा रहता है और एक 1 ऊपर लिखा रहता है। और इसकी खोज के बारे में अगर हम बात करें तो खोज किया था इसकी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी 1886 ईस्वी में। इन कई लोग ये जानते हैं कि इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसकी खोज रदरफोर्ड ने नहीं किया था, इसकी खोज किया था गोल्डस्टीन ने ही, और इसको एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने। इसको एक्सप्लेन किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो कई जगहों पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था और एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड साहब ने। और इन्होंने बताया था कि ये जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित होता है। इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित कण होता है, और इस पे जो इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और जो आवेश चार्ज होता है वो होता है आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद एक चीज़ और आपसे इसके बारे में पूछ सकता है कि इसका प्रतिकण क्या होता है।
तो इसके प्रतिकण के बारे में भी आप बताइएगा। प्रतिकण जो होता है उससे बोला जाता है प्रोटोन, प्रति प्रोटोन, और इसका सिंबल होता है प्रेजेंट करने का P पर बार। ठीक। और इसका जो आवेश होता है, रिलेटिव आवेश जो माना जाता है, वो -1 लिया जाता है। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इसके बारे में, इसका जो द्रव्यमान होता है, ये कई बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना या बराबर होता है, तो आप कहेंगे इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के, इसका जो द्रव्यमान है आपका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। आप कह सकते हैं P मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मास गुणे 1836। ठीक। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। आइए इसके सापेक्ष द्रव्यमान के बारे में भी देख लें। सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? तो सापेक्ष द्रव्यमान को इंग्लिश में रिलेटिव मास बोला जाता है। रिलेटिव मास, और रिलेटिव मास जो होता है आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, दोनों का एक समान होता है, +1। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। सापेक्ष द्रव्यमान प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का +1 होता है। ये भी कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है। और एक छोटा सा टॉपिक और आपका बच जाता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आइए हम न्यूट्रॉन को भी देख लेते हैं। न्यूट्रॉन को 0n1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी खोज किया था किसने? चैडविक ने। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक। ठीक। आवेश की अगर बात किया जाए तो ये आवेश में उदासीन होता है, आवेश इस पे 0 होता है। और द्रव्यमान की बात किया जाए तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही है, इक्वल टू प्रोटॉन के द्रव्यमान। और इसका प्रतिकण जो होता है, प्रतिकण का नाम होता है इसके एंटी न्यूट्रिनो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रतिकण को हर बुकों में नहीं दिया रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो प्रतिकण होता है एंटी न्यूट्रिनो होता है, या फिर कहीं कहीं प्रति न्यूट्रॉन भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, प्रति न्यूट्रॉन। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखें। और इसका जो प्रतीक होता है, प्रतिकण का जो प्रतीक होता है वो होता है यन पे, यन के ऊपर बार बना होता है, ये उसका प्रतीक होता है। ठीक। तो ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ें कौन कौन सी हुई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने देख लिया। और इसको आइए अब थोड़ा सा एक ट्रिक भी देख लिया जाए इसके वैज्ञानिक और इसके नाम को याद रखने के लिए। तो आपने बहुत समय 9, 10, 11 से ही सुनते आ रहे होंगे ईटा पर नाच। तो उसी ट्रिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ईटा पर की बजाय इस बार पग कर लीजिए, ईटा पग नाच। अब हो जाएगा आपका द्रव्यमान E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन हो जाएगा, P फॉर प्रोटॉन हो जाएगा, और G से गोल्डस्टीन हो जाएंगे, 9 से न्यूट्रॉन होगा, और 4 से चैडविक होंगे। ठीक। इस ट्रिक को भी ध्यान में रखिए। ये बहुत ही काम की ट्रिक है जिसके ज़रिए आप इसके वैज्ञानिक और उसके खोजों को याद रख सकेंगे। फोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने दिया था। और इनका क्या क्या मानना था, इन्होंने प्रयोग कैसे किया था? ये क्या करते हैं कि एक परमाणु लेते हैं, एक एटम, मान लीजिए ये कोई एटम है। वैसे इनका प्रयोग तो काफ़ी जटिल था, लेकिन इसको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। और ये समझ लीजिए कि ये एक थिन प्लेट होती है जो आपकी बनी रहती है
गोल्ड की, और इसकी जो मोटाई होती है गोल्ड की 100 नैनोमीटर होती है मोटाई। इसी पे बम्बारमेंट करा के, और किसका बम्बारमेंट कराते हैं? अल्फ़ा कणों का बम्बारमेंट कराते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस लगाते हैं जो अल्फ़ा कणों को इंजेक्ट करता है। अगर अल्फ़ा कण निकल रहे हैं तो आप मान सकते हैं इसमें क्या होगा, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। मान लीजिए यूरेनियम रखा होगा, यूरेनियम 235। यहाँ से अल्फ़ा कण निकल रहे हैं और ये अल्फ़ा कण जाते हैं, इस पे टकराते हैं और सीधे निकल जाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि ये अगर ये परमाणु है तो इसमें नाभिक होगा, और नाभिक होगा तो कुछ तो जाएंगे यहाँ पर, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अल्फ़ा कण, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर ये परमाणु है तो इसमें प्लस चार्ज होगा, ठीक, ये सीधा निकल जाएगा अल्फ़ा कण। लेकिन एक अल्फ़ा कण होगा जो यहाँ पे जाएगा और सीधे 180 डिग्री पे टकरा के वापस आएगा। जो टकरा के वापस आता है, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि इन्होंने देखा कि परमाणु को ये लगभग 20,000 अल्फ़ा कण जब जाते थे तो उसमें से केवल एक ही कण जो होता था 180 डिग्री पे टकरा कर वापस आता था, बाकी सीधे चले आते। तो इससे इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो परमाणु का मैक्सिमम भाग है वो खाली है, और जहाँ से बीच में से टकरा के आ रहा है निश्चित तौर पे वहाँ पे कुछ ऐसा है जो इसको रिपेल कर रहा है। तभी इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहाँ पे स्थित है? इसके केंद्र पर, केंद्र यानी कि इसे इन्होंने नाभिक बोला, न्यूक्लियस बोला। तो इस बात को ध्यान में रखिए। एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन इस प्रयोग में बहुत सारी कमियां भी थी, इसलिए इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है नील्स बोर। आपने नाम सुना होगा, इंटर में इनके बारे में पढ़ा भी होगा, जिनका नाम था नील्स बोर। अब उनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और उन्होंने क्या क्या बताया था उसे देखते हैं, ठीक। नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया और उसकी कमियों को सुधार किया, और उसमें कई सारी चीज़ें जोड़ा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक परमाणु है, ये आपका न्यूक्लियस, और ये इसकी कक्षाओं को इसने नाम दिया, और पहली कक्षा का नाम दिया K, और दूसरी कक्षा का नाम दिया L, तीसरी कक्षा का नाम दिया M, और चौथी कक्षा का नाम दिया N। इनकी बाहरी कक्षाओं को इन्होंने नाम दिया और इसकी रैंकिंग भी कर दिया कि पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे L, तीसरे नंबर पे M और चौथे नंबर पे N होगा। इस तरीके से रैंकिंग कर देते हैं और इसके बारे में ये बताते हैं कि अधिकतम परमाणु जो है उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताने के लिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताने के लिए इन्होंने फार्मूला दिया 2n स्क्वायर का। 2n स्क्वायर का n जहाँ पे 1 2 3 4 ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं यही वैल्यू पुट करते जाइए। जैसे मान लीजिए अब अगर हमें दूसरी कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन पुट बताना है तो l बराबर 2 लेंगे। यहाँ से आप अधिकतम संख्या बता पाएंगे। 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। इस तरीके से इन्होंने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कैलकुलेशन किया और बताया कि पहली कक्षा में, फर्स्ट कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 हो सकते हैं,
तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 हो सकते हैं। ये क्रम चलता है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक। और इसके बाद हम देखेंगे कि आइए दो चीज़ें और है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। छोटी छोटी चीज़ें, इन्हें समझ लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक। लेकिन ये इतनी बड़ी डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यह प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। ये किसके समान होता है? प्रोटॉनों की। यानी कि एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट, उसमें कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, वही उसका परमाणु क्रमांक है। तो आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के नंबर। अगर परमाणु उदासीन है तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लेते हैं। अगर परमाणु उदासीन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका परमाणु जब उदासीन होगा तो, ठीक। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो कार्बन ले सकते हैं। कार्बन 6, ये जो 6 होता है इसका, इसके परमाणु क्रमांक को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक। आइए इसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या मास नंबर, मास नंबर जो होता है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों की कुल संख्या का योग होता है आपका द्रव्यमान संख्या। और ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है तो इसके ऊपर यहाँ पे जो होगा ये होगा द्रव्यमान संख्या। दोनों के योग से बनता है। द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, परमाणु क्रमांक को जेड से और न्यूट्रॉन को एन से। तो हम कह सकते हैं ए बराबर जेड प्लस एन, ठीक। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कार्बन 12, ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे आप क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या। और कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए C612 दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आप दोनों के डिफरेंस को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो प्रोटॉन कितना अच्छा है, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। तो 12 में से 6 को माइनस कर दिया, जो बच गया वही न्यूट्रॉन है, ठीक। आइए हम समस्थानिकों की बात कर रहे थे। समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग, परमाणु क्रमांक जो नीचे का होता है, जो मतलब ये नीचे वाले होते हैं ये आपके सेम होते हैं और ऊपर वाले अलग अलग। आइए यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में कई बार पूछा भी हुआ है, उसी को देखते हैं। कई बार यही पूछ दिया कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप आंसर देंगे 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका 1MH1 जिसे प्रोटियम कहा जाता है, और दूसरा होता है 1H2 जिसे ड्यूटीरियम डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और तीसरा होता है आपका 1H3 जिसे ट्राइटियम कहा जाता है और टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कई बार इसमें ये पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में बताइए कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है। तो आपका आंसर होगा थर्ड वाला 1H3 ट्राइटियम जिसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, ठीक। आइए अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख लेते हैं। ये भी कई बार पूछे हुए, सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा होता है? सबसे हल्का समस्थानिक, तो सबसे हल्का समस्थानिक आप बताएंगे 1H1 हाइड्रोजन का ही होता है। और सबसे भारी समस्थानिक कहता है, सबसे भारी समस्थानिक कहता है, तो आपका आंसर होगा लेड 208। ये होता है सबसे भारी समस्थानिक, ठीक। आइए इसके बाद बात करते हैं हम, समस्थानिक हो गया आपका। अब बात करते हैं समभारिक की। समभारिक, समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार्स कहते हैं। समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, ठीक। इसमें आपकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक जो होता है
भिन्न होता है, अलग अलग होता है। बस इसी चीज़ पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। और इसके एग्जाम्पल्स ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ही पूछता है। तो एग्जाम्पल पे आप आर्गन ले सकते हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। और सभी के सभी जो द्रव्यमान संख्या होती है सबकी कितनी होती है? 40 होती है। 40 40 40। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसमें हमने परमाणु देखा और परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में देखा और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखा। बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। ठीक, धन्यवाद।